हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा हमने कास्ट सिस्टम। इसमें हमने अब तक क्या देखा है। हमने पहले इसके कास्ट सिस्टम के फीचर्स देखे थे कि इंडिया में क्या क्या कास्ट सिस्टम के फीचर्स हैं। उसके बाद हम देख रहे थे पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम। तो पर्सपेक्टिव में पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा लिया था कि किस तरीके के पर्सपेक्टिव यूज करते हैं हम इंडिया के कास्ट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। तो हमने दो तरीके के देखे थे, क्या थे? एक तो एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव देखा था और एक देखा था इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव कि अलग अलग राइटर्स ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे, उसकी वर्किंग को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन देखा था? कल की वीडियो में देखा था हमने जीएस घूरे का पर्सपेक्टिव देख रहे थे। तो उसने यूज करा था एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव कि इसमें क्या करा था घूरे ने कि कुछ फीचर ले लिए थे, कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे कास्ट सिस्टम के जो कि मेंटेन कर रहे हैं इंडिया के कास्ट सिस्टम को। तो मोटे मोटे हमने उसने छह वो दिए थे अपने फीचर्स एट्रीब्यूट्स। क्या क्या थे? सेगमेंटल डिवीजन की पूरी इंडियन सोसाइटी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड है जिसको हम कास्ट का नाम दे रहे हैं। और वो कैसे डिवाइड है? हेरारकी में, हेरार्कियल ऑर्डर में है कि कुछ और टॉप से लोअर तक आते हैं। तो ये कास्ट अरेंज है कि कुछ कास्ट को हम मानते हैं कि टॉप क्लास है, हायर कास्ट है, और कुछ को मानते हैं लोअर कास्ट है। और उनके अंदर और क्या फीचर था? लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि कास्ट के हिसाब से हम उनका ऑक्यूपेशन डिसाइड कर रहे हैं कि कोई अगर एक कास्ट का बंदा है तो फिर क्या वो ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है। और प्रोहिबिशन एंड प्रिविलेजेस, कि कुछ कास्ट के अंदर कुछ प्रोहिबिशंस हैं, कुछ दूसरी कास्ट को कुछ प्रिविलेजेस हैं। ये हमने देखा था कि कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस देखी थी, जैसे कॉमनसेलिटी है कि हायर कास्ट है और लोअर कास्ट वाला कोई हायर कास्ट के साथ खाना नहीं खा सकता। तो इसको बोलते हैं कॉमनसेलिटी। कुछ और सोशल इंटरेक्शंस पे भी इम्पैक्ट आता है कि लोअर और हायर कास्ट के अंदर जो भी इंटरेक्शंस होती हैं, इंटरेक्शन की इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। और कास्ट एंडोगेमी, इसको तो घूरे ने मेन फीचर बताया था कास्ट सिस्टम का कि जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, मेंटेन है, इसकी जो बाउंड्रीज मेंटेन है कि एक पर्टिकुलर कास्ट, तो वो इसी की वजह से, क्योंकि एक कास्ट के अंदर ही मैरिज होती है। तो ये तो हमने देख लिया था जीएस घूरे का पर्सपेक्टिव। आज हम देखते हैं एमएन श्रीनिवास का पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम। तो एक बार थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं। जैसे जीएस घूरे ने क्या ये फीचर तो दे दिए थे जो कि इंडियन कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ उसने थोड़ा सा चेंजमेंट भी जो प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट करके भी बताया था कि ना ये चीजें चल तो रही है पर टाइम के साथ ये चीजें डाइल्यूट होंगी, जो इसके टिपिकल फीचर्स हैं वो डाइल्यूट होंगे। रीजन भी बताया था कि मॉडर्न एजुकेशन है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर स्किल बढ़ रही है, तो स्किल के बेस पे वो अपना ऑक्यूपेशन को चूज कर पा रहे हैं, ना कि सिर्फ ये कि एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा है तो वो उसी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकता है जो उसकी पास्ट की जनरेशन्स ने कैरी करा था। ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत गुरे ने इंक्लूड करी थी। ठीक है, पर एक जो बिल्कुल ही वो स्टैटिक कंसेप्ट को डायनामिक बनाया कास्ट इंस्टीट्यूशन को, कास्ट के बारे में, तो वो करा है एमएन श्रीनिवास ने। इसने क्या करा है? एक तो इसके वर्क देखते हैं कि उनसे थोड़ा सा यूं आइडिया होएगा कि इसने किस टॉपिक पे क्या क्या मतलब अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग किन टॉपिक्स को कवर करा है, किन को एक्सप्लेन करा है। तो एक तो इसने यूज करा था एम्पिरिकल स्टडी करी थी, फील्ड स्टडी करी थी जाके। तो फिर कहाँ पे करी थी? वो कूर्ग सोसाइटी है साउथ इंडिया में, तो उसके ऊपर अपनी स्टडी करी थी। तो फिर वही था उसका बुक, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग ऑफ साउथ इंडिया। और
कास्ट के बारे में तो पर्टिकुलर इसने बोला ही है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, द डोमिनेंट कास्ट, इसका एक अलग का वो कंसेप्ट निकल के आया था, डोमिनेंट कास्ट वाला। और क्या दिया, और विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड्स, ये इस तरीके के टॉपिक इसने अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसने अपने वर्क में करा क्या है, मेन इसने करा कि बोला कि कास्ट को, जो अब तक अपने को यूं लग रहा था कि स्टैटिक कंसेप्ट है, ठीक है, क्लोज्ड है, हायरार्की बनी हुई है, जो ऑक्यूपेशन है वो कास्ट के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा फिक्स सी चीजें लग रही थी। पर जो एम.एन. श्रीनिवासन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उसमें बोला कि कास्ट क्या है, वो एक फ्लूइड और डायनेमिक नेचर है उसका, यूं नहीं है कि फिक्स है, चलो कास्ट की बाउंड्रीज मेंटेन है, एक क्लोज्ड फॉर्म है, वो अलग अलग जगह पे अलग तरीके से वेरी कर रही है। तो ये कंसेप्ट दिया, वो कैसे कर रही है वो आगे बता रहा है अपने कुछ। और उसने क्या करा कि रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि खुद बता रहा है कि डायनामिक है कास्ट, एक जगह पे कुछ अगर कास्ट का फॉर्मेट चल रहा है, मतलब हायर लेवल पे कोई कास्ट है, लोअर लेवल पे कोई कास्ट है, तो वो उस लोकल कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, डायनामिक है, तो वो हर जगह पे हम पैन इंडिया पे उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर इसने रिजेक्ट कर दिया था कि पैन इंडिया व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम हम नहीं लेके चल सकते, अपने अलग एक लोकल फिनोमिना है, ना कि ये हम पूरे इंडिया पे अप्लाई कर सकते हैं कि एक कास्ट सिस्टम हमने जो बना दिया उस तरीके से ही रन करेगा ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए इसने करा क्या, इसने यूज करी फील्ड स्टडी, जैसे हमने ऊपर भी देखा था ना, क्या कूर्ग ऑफ साउथ इंडिया थे, उधर उस सोसाइटी में जाके इसने खुद से फील्ड ग्राउंड लेवल पे चीजें देखी हैं कैसे क्या हो रहा है। तो एक तो इसने अपना वही फील्ड व्यू देखा, और दूसरा थोड़ा बहुत अगर चीजों को एक्सप्लेन करना तो थोड़ा बुक्स का भी यूज करा इसने। तो फिर अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इसने फील्ड और बुक दोनों व्यूज रखे हैं। अब अप्रोच क्या रखी इसने, अप्रोच रखी मल्टी डायमेंशनल। अब तक जो लग रहा था अपने को कास्ट घूरे के पर्सपेक्टिव से भी मेनली यही लग रहा था कि ना कास्ट एक कैसा सिस्टम है, एक ट्रेडिशन के अंदर आ रखा है, कि कल्चर बन रखा है कि ये फीचर्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, मेनली जो कास्ट सिस्टम वर्क करेगा वो इन्हीं के ऊपर करेगा। पर इसने ट्रेडिशन को तो ऑब्वियसली ध्यान में रखा, क्योंकि वो मेन है, ठीक है, तो ट्रेडिशन को तो रखा, पर इसने साथ साथ कुछ और चीजें भी इंक्लूड करी कि कास्ट को देख रहे हो ना, सिर्फ यूं मत देखो कि ट्रेडिशन एक रिचुअल तरीके से मत देखो उनको, कास्ट का एक डायमेंशन लेके आओ, कि कास्ट को एक स्टेटस की टर्म में भी देखा इसने, वेल्थ की टर्म में और पावर की टर्म में, इन चीजों को भी इंक्लूड करके देखा। तो उनसे इसका नया कंसेप्ट निकल के आता है कि डोमिनेंट कास्ट, कि हर जगह यूं नहीं है कि रिचुअली हम हर चीज हर कास्ट को देखे जा रहे हैं कि ब्राह्मण्स एट द टॉप पोजीशन है, फिर शूद्रास एट लोअर पोजीशन, यूं नहीं है कि ठीक है, रिचुअल हायरार्की एक अलग चीज है, बस पर इसके अलावा भी जो डोमिनेंस है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो यूं जरूरी नहीं है कि जो उधर रिचुअली हायर क्लास है उसी कास्ट का डोमिनेंस हो, डोमिनेंस किसी और कास्ट का भी हो सकता है, और वो होएगा किस बेस पे, वो पता किस बेस पे करा इसने, क्योंकि इसने अलग अलग डायमेंशन यूज करे, स्टेटस देखा अलग अलग कास्ट का, वेल्थ देखी, पावर देखी, तो उसके बेस पे बोला इसने। और अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि सिर्फ एक कल्चर एक ट्रेडिशन को छोड़ के अलग तरीके से कास्ट को देख रहे हैं, तो फिर मोनो कैजुअल अप्रोच तो नहीं रख सकते। लुई डूमो ने रखी थी कि उसने बोला जो भी इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम रन कर रहा है ना, उसका जो अगर उसके पीछे अगर मेन प्रिंसिपल देखा जाए तो वो प्रिंसिपल है पोल्यूशन एंड प्योरिटी का, कि ये सारी कास्ट जो अरेंज है, जो सिस्टम चल रहा है, वो इसी बेस पे चल रहा है कि जो कोई कास्ट पोल्यूटेड है और कोई पोल्यूशन वो प्योर है, जो प्योर है वो हायर कास्ट की रैंक में आ जाती है, और जो पोल्यूट है वो लोअर कास्ट में चली जाती है। तो इसने ये वो कर दिया, रिजेक्ट करा इसने कि सिर्फ एक कोज नहीं हो सकता, कि एक कास्ट का उधर स्टेटस क्या है, वो रैंक क्या है, ठीक है, तो ये चीजें चली थी। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसने क्या बताया मेन फीचर, ये बोला कि ना कोर फीचर किस क्या है कास्ट का, अगर देखते हैं तो हायरार्की है वो, और जो
कास्ट सिस्टम चला आ रहा है वो रूटेड है कहाँ पे है, लोकल हेरारकी में। कि हेरारकी तो कास्ट का एक मेन फीचर, कोर फीचर बता दिया इसने, पर वो भी यूं नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया एक हेरारकी मेंटेन है तो वही हर जगह पे अप्लाई होएगी। वो फिनोमिना है लोकल, एक लोकल कंटेक्स्ट, एक लोकल एरिया में यूं हो सकता है कि कास्ट अलग अलग हेरारकी में अरेंज्ड हो सकती है। तो ये हेरारकी किस तरीके से गाइडेड होएगी? हेरारकी होएगी दो तरीके की, एक तो रिचुअल हेरारकी जो हम नॉर्मली जो अब तक जीएस घुरे वगैरह के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, उस तरीके से कि एक रिचुअल हेरारकी बनी हुई है इन कास्ट के अंदर, ठीक है। और एक जो दूसरा कंसेप्ट दिया इसने एम.एन. श्रीनिवास ने, वो बोला कि रिचुअल हेरारकी के अलावा कुछ सेक्युलर हेरारकी भी है जो कि रिलीजन से अलग है। तो जो रिचुअल हेरारकी है वो किस चीज से डिसाइड हो रही है? कास्ट को हमने एक हेरारकी में अरेंज कर रखा ना, तो वो किन वैल्यूज के बेस पे कर रखा है? वो हमने कर रखा है रिचुअल वैल्यूज के ऊपर। और दिखेगा कैसे कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है ये? अगर रिचुअल लेवल पे देख रहे हैं कि ड्रेसिंग से थोड़ा सा आइडिया लगता है, रूल ऑफ सेग्रीगेशन से, रूल ऑफ ईटिंग, मैरिज एटसेट्रा, ये सब चीजें। जैसे मान लो ब्राह्मण्स हैं, हमने रिचुअली टॉप पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो उनकी ईटिंग के कुछ रूल्स हैं कि नॉन वेज यूज नहीं करना, इस तरीके की चीजें नहीं पहननी, और सोशल इंटरेक्शन इस तरीके का होना चाहिए। वो तो ये कई सारी चीजें उनकी डिफाइन है, इस तरीके से दिखता है। बट सेक्युलर हेरारकी का जो कंसेप्ट ये लेके आया, उसमें बोला कि ना हम यूं नहीं देखेंगे रिचुअली हर चीज को मेजर सिर्फ एक रिलीजन की तरफ से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा जो सेक्युलर वैल्यूज है ना वो ऐड करके इसने बताया कि सेक्युलर हेरारकी उस तरीके से कास्ट को एक ऑर्डर में अरेंज करा कि सेक्युलर वैल्यूज पे। और वो वैल्यूज कैसी? कि पावर, कोई पर्टिकुलर कास्ट है तो उस कास्ट का उस लोकल एरिया में, इधर भी हम पैन इंडिया वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं देख रहे हैं, कि उस लोकल हेरारकी में, लोकल एरिया में वो उसकी पावर कितनी है, कैसे वर्क कर रहा है, उसकी वेल्थ और उसकी एजुकेशन, इन सब चीजों को कंसीडर करके फिर हेरारकी बनाते हैं। तो उसको बोल रहा है कि हेरारकी वो सेक्युलर हेरारकी है। उसके बाद एम.एन. श्रीनिवास इन दोनों चीजों को रिलेट करता, जो हमने दो चीजें देखी ना कि हेरारकी दो अलग अलग थी, रिचुअल हेरारकी और सेक्युलर हेरारकी। तो फिर ना इनको रिलेट कैसे करता? अगर मान लो कोई सेक्युलर हेरारकी है, मोबिलिटी, अगर सेक्युलर हेरारकी के अंदर अगर मोबिलिटी है तो वो किस चीज को आगे बताती है कि ना इससे कल्चरल हेरारकी, जो तुम्हारी रिचुअल हेरारकी है ना, वो भी चेंज हो सकती है। कि ये एम.एन. श्रीनिवासन का ही वो था थिंकिंग, बोलना कि अगर सेक्युलर हेरारकी में मोबिलिटी आती है अगर तुम्हारे, वो किस तरीके से आ सकती है? कि तुम माइग्रेट कर जाओ, ओनशिप ऑफ लैंड, अगर लैंड या फिर कोई और रिसोर्सेज जो वैल्यूएबल हैं इकोनॉमिकली उस लोकल एरिया में, वो होल्ड करते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह, इन सब चीजों से तुम्हारी सेक्युलर हेरारकी आ जाएगी। सेक्युलर हेरारकी की वैल्यूज क्या देखी थी कि किन वैल्यूज पे रन करता है ये? कि पावर, वेल्थ, एजुकेशन, ऐसी चीजें तो देखी थी। इनसे इस सेक्युलर हेरारकी में मोबिलिटी पॉसिबल है। तो फिर घुरे कहता, ये एम.एन. श्रीनिवासन कहता है कि अगर सेक्युलर हेरारकी में अगर मोबिलिटी आ रही है तो उसके कारण क्या हो सकता है? तुम्हारी जो रिचुअल हेरारकी में पोजीशन है वो भी चेंज हो सकती है, अलग अलग कास्ट की या फिर सब कास्ट भी। क्योंकि इसका एक और सब कास्ट के ऊपर भी एक वो था ना, सेगमेंटल व्यू था कि एक कास्ट है तो उसके अंदर सब कास्ट है, और सब कास्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ यूं डिवीजन है। तो फिर जैसे जैसे सेक्युलर हेरारकी आती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तुम्हारी रिचुअल हेरारकी पे भी पड़ेगा। उसने एक एग्जाम्पल भी दिया था इसके लिए, कई सारे एग्जाम्पल निकाले थे कि जो ये कायस्थ थे बंगाल के, वो धीरे धीरे जो उधर की रूरल वो थी
किंग वगैरह उनके कांटेक्ट में आते गए और फिर इन्होंने अपने को राजपूत नाम दे दिया और ये अपने उस एरिया में डोमिनेंट कास्ट की पोजीशन होल्ड करने लग गए। तो उनका पूरे के पूरे ग्रुप का, पूरी कास्ट का क्या हुआ, एक जो लेवल था हेरारकी वो और अपर हेरारकी में चेंज हो गई ना, और हायर पोजीशन में आ गई उनकी। उधर क्या हो गया, रिचुअली मान लो हो सकता है कोई दूसरी कास्ट डोमिनेट कर रही हो, पर उस एरिया में जो डोमिनेट कर रही है सेक्युलर वैल्यूज के ऊपर, वो तो ये कास्ट आ गई थी ना। तो ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल दिए कि जाट ऑफ नॉर्थ इंडिया, रिचुअली नॉर्थ इंडिया में भी क्या माना जाता कि ब्राह्मण्स एट द टॉप पोजीशन है, पर डोमिनेंट पोजीशन कौन होल्ड कर रहे हैं, जाट होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे रीजन है कि लैंड रिसोर्सेज ज्यादा है तो प्रोडक्शन पे ज्यादा प्रोडक्शन पे कंट्रोल है, तो इस तरीके की चीजें, पावर ज्यादा है, पॉलिटिकल पावर बोल सकते हैं, नंबर भी ज्यादा है तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स, कई सारी चीजें मिला के वो जाट कम्युनिटी क्या है, डोमिनेट कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली यहाँ पे देखते हैं पंजाब हरियाणा में तो उधर की तरफ। गुजरात में देखते हैं वही दूसरी कम्युनिटी, दूसरी कास्ट, क्या एक पटेल्स कह रहे हैं कि रिचुअली बेशक कोई दूसरी कास्ट हो हायर लेवल पे, पर उस एरिया में गुजरात में जो डोमिनेंट पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं तो वो हैं पटेल्स। ऐसे ही कर्नाटका में दिया एक और एग्जांपल कि लिंगायत्स हैं, वो भी डोमिनेटिंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो एक डायनामिक सा कंसेप्ट बताया ना इसने कास्ट को, जो अब तक यूं लग रहा था कि स्टैटिक है। हाँ भाई, रिचुअल हायरार्की बन रखी है कि ब्राह्मण्स टॉप पोजीशन पे होंगे और फिर और कास्ट ऐसे ही अरेंज कर रखी है हायर टू लोअर लेवल तक, ठीक है। लास्ट में आते थे अपने शूद्र वगैरह। पर इसने बताया ना कि रिचुअल हायरार्की के अलावा अगर चीजों को, कास्ट को किसी और टर्म में देखा जाए तो कि जो ये हायरार्की है वो वेरी करती है। ये तो कास्ट कैसा फीचर हो गया, एक डायनामिक फीचर हो गया, ठीक है। एक तो ये व्यूज थे। दूसरा इसने कंपेयर करा एक वर्ण और कास्ट को, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वर्ण सिस्टम है वही कास्ट सिस्टम है, तो थोड़ा सा अलग क्या डिफरेंस बताया कि वर्ण क्या है, एक मैक्रो लेवल पे थ्योरेटिकल स्कीम है कि थ्योरीज में दे रखा है, क्लासिफाई कर रखा है कि भाई 4 कास्ट हैं, 4 वर्ण हैं, ये इस तरीके की चीजें दे रखी हैं। पर अगर हम कास्ट को देखते हैं तो वो क्या है, ऑल इंडिया फिनोमिना है जो कि डिफाइन कर रहा है रियलिटी को। और क्या वर्ण सिस्टम, वो तो फिक्स है कि क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्रा, ये इस तरीके की चीजें थी, ब्राह्मण सेट टॉप था उन पे, ठीक है। तो वो रिजिड हायरार्की, कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, अगर कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय रहेगा। एक हायरार्की में रख दिया, ये 4 कास्ट, 4 वर्ण निकाले और फिर उनको रख दिया एक हायरार्की पोजीशन में। पर ये कास्ट हमने देखा कि डायनामिक है, डोमिनेंट कास्ट के कंसेप्ट के थ्रू देखा था। और क्या था, वर्ण को बोल रहे हैं कि मैक्रो आइडियोलॉजिकल कैटेगराइजेशन है, कि मैक्रो लेवल पे बांट दिया, पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी को बांट दिया कि ना, कैटेगराइज कर दिया 4 कास्ट में, 4 वर्ण के अंदर, वही अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्राज और ये वैश्याज, ठीक है। तो सिर्फ 4 तरीके से डिवाइड कर दिया इनको। पर कास्ट क्या है, जो एक्चुअली इंटरेक्शन कैसा हो रहा है उन कास्ट के बीच में सोसाइटी में, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कास्ट की हायरार्की है। मेनली बोले तो सेक्युलर हायरार्की है। और क्या है, वर्ण किस पे फोकस करता है, जो वर्ण के अंदर ये कैटेगराइजेशन करा था वो किसके बेस पे करा था, वो मेनली इन्हीं फैक्टर पे तो करा था, रिचुअल फैक्टर्स पे। और कास्ट सिस्टम क्या, ठीक है, हम कास्ट के अंदर एक हायरार्की बना रहे हैं तो वो रिचुअल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं, पर इसके साथ साथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर ये भी तो देख रहे हैं। तभी उन्हीं के बेस पे हमने देखा था कि किसी अलग अलग कास्ट, अलग रीजन में कोई और कास्ट डोमिनेट कर सकती है, जो रिचुअल हायरार्की की कास्ट है ना उसके अलावा। तो ये सब व्यूज थे MN श्रीनिवास के। एक और अगर जब इससे यूं
परसिस्टेंस की कास्ट सिस्टम चल तो रहा है इंडिया में, पर ये किस हद तक परसिस्ट करेगा। तो फिर ये कहता है कि ना कास्ट सिस्टम अभी तो चल रहा है, पर धीरे धीरे ये थोड़ा सा फिक्का हो जाएगा। कैसे, जो इसके टिपिकल फीचर्स हैं वो डाइल्यूट होते जाएंगे। और मेन दो रीजन बताए थे इसने कि ना, एक तो क्या रीजन है कि डिसअपियरेंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, कि ज्यादातर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है कि जो भी कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है ना, वो खत्म होता जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे क्या ले सकते हैं हम, टीचिंग की। पहले ये था ना कि जो प्योर कास्ट है, अपर कास्ट है, ब्राह्मण्स, उसी को काम मिलता था टीचिंग का या फिर प्रीचिंग का, इस तरीके की चीजें। पर आज के टाइम पे देखते हैं टीचिंग अलग अलग लेवल के अलग कास्ट के इंसान भी तो कर रहे हैं ना। मान लो कोई बार्बर कास्ट का है, अगर उसको आती है अच्छे से टीच करना तो वो पढ़ाएगा। तो फिर टीचर कौन हो सकता है, कोई बार्बर कास्ट का इंसान भी हो सकता है। ऐसे ही मान लो कोई बार्बर कास्ट का है, वो भी तो वो कोई मान लो हेयर कट कर रहा है, जैसे सैलून वगैरह अब खुलते हैं, तो फिर उसमें जरूरी ना कोई बार्बर कास्ट का ही बंदा हो। कोई ब्राह्मण है, वो भी तो अपना सैलून वगैरह खोल सकता है, वो खोलता ही अपना स्किल वगैरह के बेस पे। तो फिर क्या हो रहा है, जो लेबर है ये कैसे डिवाइड हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये कास्ट बेस्ड तो नहीं हो रहा। तो फिर ये चीजें फिक्की पड़ती जा रही हैं कि कास्ट बेस्ड वो होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। एक तो ये चीज कम हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, डीलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम कास्ट। जैसे मान लो पहले होता था कि पोट मेकिंग वगैरह है, या फिर दिया मेकिंग, मिट्टी की चीजें बनाना, वो सब किनका, एक कास्ट होते है कुम्हार, है ना, कि पर्टिकुलर उन्हीं का काम है। पर आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है कि पोट मेकिंग है जो वही पर्टिकुलर कास्ट वो काम करेगी, है ना। तो फिर जो भी प्रोडक्शन है वो कास्ट से थोड़ा अलग होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कई फैक्टर हैं भाई। अर्बनाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, स्किलिंग बढ़ती जा रही है, और कुछ मशीन वगैरह भी, ठीक है, जो इन कामों को इजी बना रही है। ठीक है, और ये सब व्यूज थे। पर जहां तक देखा जाए क्रिटिसिज्म, तो एम.एन. श्रीनिवासन का क्रिटिसिज्म अगर मोटे तौर पे करा गया तो वो किन चीजों पे करा गया कि इसने जो सोसाइटी को देखा ना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमिनेंट कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ज्यादातर बातें जो बताई, जो कल्चर बताया, जिस कल्चर को हाईलाइट करा, पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, वो डोमिनेंट कास्ट का था। और इग्नोर कर दिया इसने किसके, जो लोअर कास्ट है उनका भी तो कुछ ना कुछ कल्चर है ना, उसको थोड़ा सा कम वैल्यू दे। और जो डोमिनेंट कास्ट, क्योंकि संस्कृताइजेशन जैसे भी कंसेप्ट दिए ना इसने, तो उसमें इसने यूं ही बोला था कि जो लोअर कास्ट वाले हैं ना, वो किसका बिहेवियर कॉपी कर रहे हैं, या फिर किसकी तरफ, किन के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हायर कास्ट वाले हैं ना, उनके जो भी वैल्यूज, नॉर्म, प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, उनको फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बोला था। तो क्रिटिसिज्म यही हो गया ना कि जो हायर कास्ट है उनके वैल्यूज को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनके कल्चर को, और जो लोअर कास्ट का कल्चर है उनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर लोअर पैडल पर रख रहे हैं उनको। दूसरा कह रहे हैं कि संस्कृताइजेशन कंसेप्ट, हम यूँ कहते हैं ना कि एम.एन. श्रीनिवासन निकाल के लेके आता है, इसी का कंसेप्ट है कि ये यूं नहीं है कि बिल्कुल ही नया कंसेप्ट एम.एन. श्रीनिवासन लेके आया। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, कुछ चीजें इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसने बोल ली, पर यूनिवर्सल फिनोमिना है ये। क्योंकि पहले भी यूं चलता था कि रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर देखा जाता था, जो भी रेफरेंस ग्रुप को देख के दूसरी ग्रुप वाले उनका बिहेवियर कॉपी करते थे। ठीक है, तो ये हमने आज देखा एम.एन. श्रीनिवासन का पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से स्टैटिक कंसेप्ट को इसने बताया कि कास्ट कोई स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक कंसेप्ट है। ठीक है, आज हमने ये देखा, कल हम देखेंगे एक डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट और लुई डुम्मो का पर्सपेक्टिव देखते हैं कल। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना। बाय।